हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। सो वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो 12th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि किस तरीके से जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनके बीच में बैलेंस को देखते हैं, कि एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से आने वाले माल या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाने वाले माल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि वो किस तरीके से उनके बीच में बैलेंस करके चलते हैं। सो देखते हैं मीनिंग क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बीओटी का। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि आपके पास एक टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का, उसके अंदर आप एक कंट्री का मेजरमेंट करते हैं कि आपने कितनी वैल्यूज़ को तो एक्सपोर्ट किया और कितनी वैल्यूज़ को आपने इंपोर्ट किया है, उनके बीच का आप डिफरेंसेस निकालते हो। सो वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज ए क्रेडिट आइटम इन बोट, कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हो दैट्स मीन क्या होगा, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्रेडिट कर देते हो। वेयर एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज ए डेबिट आइटम इन द बीओटी, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जितने भी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स होते हैं उनको डेबिट किया जाता है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। सो इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन ए ट्रेड, ट्रेड भी कहा जाता है। बीओटी इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर इक्वल टू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। बीओटी बैलेंस कब होगा, जब जितना हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, और जितना हमने मंगवाया है इंपोर्ट किया उसके इक्वल होंगे। सरप्लस और ट्रेड सरप्लस कब होगा, ये होते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बनते हैं जहाँ से ज़्यादा। सो ये अच्छे से करने हैं आपको। विल अराइज इफ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इज इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे किससे, इम्पोर्ट से, दैट्स मीन क्या होगा, सरप्लस। ठीक है, बीओटी में सरप्लस होगा। वेयर एज डेफिसिट कब होगा एंड ट्रेड डेफिसिट कब होगा, दोनों एक ही बात होती है, बीओटी डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। विल अराइजेज इफ अ कंट्री इंपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इज एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट तो होंगे हमारे कम और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। जब हम अपनी गुड्स को तो अदर कंट्री के सामने को कम बेचते हैं बट अदर कंट्री से जब हम ज़्यादा लेते हैं तो डेफिसिट होगा, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड को घाटा होगा उस कंडीशन के अंदर। नेट इंडिविजुअल क्या कहलाता है, कि नेट इंडिविजुअल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ द इनविजिबल ऑफ द कंट्री इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो हमें दिखाई ना दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, डिफरेंसेस हम निकाल लें, बीओटी निकाल लें, लेकिन जो हमें दिखाई ना दे, इनविजिबल हो हमारे लिए, लाइक सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती, ओनली फील होती हैं। ये जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, जितने भी फ्लो ऑफ इनकम्स होती हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड बोथ फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम। जितने भी इनकम फैक्टर होते हैं और नॉन इनकम फैक्टर होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सर्विसेज के अंदर आते हैं। फैक्टर इनकम इंक्लूड नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जितनी भी हमारे टोटल इंटरनेशनल अर्निंग होती है किसी भी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, किसी भी प्रोडक्शन पे, मीन्स लैंड, लेबर और बिल्डिंग के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, वो क्या होती है हमारी फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, जब कोई भी नेट सेल होते हैं किसके द्वारा, कौन से प्रोडक्ट पे, लाइक शिपिंग चार्ज वगैरह, बैंकिंग जो हमने उसके ऊपर पे किया, टूरिज्म जो हमने पे किया, मतलब चार्ज पे किया, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जितने दिए वो क्या कहलाती है, नॉन फैक्टर इनकम। अब बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं किसके अंदर, बीओटी के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने करंट अकाउंट्स को देखा था। सो ये याद रखनी है आपको, कैपिटल अकाउंट किसके अंदर देखते हैं, हम कैरी करके चलते हैं बीओटी के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ असेट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं असेट के रिगार्डिंग, उनको
रिकॉर्ड किया जाता है। एन असेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड। कोई भी फॉर्म हो सकता है असेट का, मनी भी, स्टॉक भी, बॉन्ड भी, गवर्नमेंट डेब्ट भी, जिससे क्या होगी, वेल्थ इंक्रीज होगी। परचेजेज ऑफ असेट इज द डेबिट आइटम ऑफ द कैपिटल अकाउंट। जितने भी हम परचेज करते हैं असेट को, उनको क्या कर देंगे, डेबिट, और जितने भी सेल आउट की जाती है उनको कर देंगे क्रेडिट। सो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग, इंटरनल एक्सटर्नल असिस्टेंस, मीन्स जितना भी हमने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है और जितना भी पोर्टफोलियो के द्वारा इन्वेस्ट किया है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है एफडीआई, इक्विटी कैपिटल और री इन्वेस्टिंग अर्निंग। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है एफआईआई, ऑफ शेयर फंड्स। सो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर आते हैं जितने भी एक्सटर्नल कॉमर्स बोरोइंग होते हैं और जितने भी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आते हैं जितनी भी गवर्नमेंट एड्स होती हैं जिसके कारण हमारी असेट्स इंक्रीज होती है। मल्टीलैटरल एंड गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलैटरल एंड बायोलैटरल लोन्स, जितना भी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, चाहे वो अपनी ही कंट्री से लिया हो चाहे वो आउटसाइड ऑफ कंट्री लिया हो, ठीक है। ये थे कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट के। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, किस टाइम पे बैलेंस माना जाता है, कि किस टाइप पे कैपिटल अकाउंट को बैलेंस समझा जाता है। कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लो like receipt of loan from abroad, sales of assets and share in the foreign companies are equal to capital outflows like repayment of loan, purchases of asset, share in foreign countries। कि जितना भी हमने लोन लिया था वो पे कर दिया, ठीक है। जितनी भी हमने सेल आउट की थी अपनी असेट्स या उनके बदले में हमने परचेज कर ली, जितने भी हमने शेयर्स फॉरेन कंपनी के ऊपर लगाए थे, खरीदे थे, उनको हमने फिर अपनी कंट्री को ले लिया, पेमेंट कर दी उन्होंने जितने के शेयर खरीदे थे। सो कैपिटल इनफ्लो इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो। सो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल बैलेंस, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा उस टाइम पे। सरप्लस किस कंडीशन में होगा, जब कैपिटल इनफ्लो आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लो। जब कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होंगी किससे, कैपिटल आउटफ्लो से, दैट मीन्स वो क्या होगा, सरप्लस होगा, हमें फ़ायदा होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब कैपिटल इनफ्लो आर लेसर देन कैपिटल आउटफ्लो। जब कैपिटल इनफ्लो कम होगा किसके रिगार्डिंग, कैपिटल आउटफ्लो से। मीन्स कैपिटल आउटफ्लो जब ज़्यादा होगा मीन्स क्या होगा, हमारे कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर घाटा होगा, डेफिसिट होगा उस कंडीशन के अंदर। ओके, अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। हमने बता दिया कि किस किस केस के अंदर होता है, इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। द असेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज जस्ट like an individual who spend more than her income must finance the differences by selling assets, by borrowing. A country that has a deficit in current account spending more time it receive for sales to rest of the world must finance it by selling asset, by borrowing abroad. So means कि सरप्लस किस कंडीशन के में होगा, जब हम अपनी असेट्स को या अपना ज़्यादा बोरोइंग कहाँ देंगे, अदर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, तो क्या होगा, सरप्लस। अगर हमने क्या किया, रिसीव ज़्यादा की सेल्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, हमने क्या किया, उनसे असेट्स ज़्यादा रिसीव की और उनसे बोरोइंग ज़्यादा रिसीव की, इन केस क्या होगा कि डेफिसिट होगा, मीन्स उस कंट्री को घाटा होगा। Thus any current account deficit must be financed by a capital account surplus। तो जितना घाटा होता जाएगा मीन्स क्या करता जाएगा, वो कम करता जाएगा कैपिटल अकाउंट के सरप्लस को, ठीक है। अ नेट कैपिटल इनफ्लो इज इक्वल टू, नेट कैपिटल इनफ्लो कैसे निकालेंगे, जितना भी करंट अकाउंट है प्लस में क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। अगर वो इक्वल टू 0 है दैट मीन कैपिटल नेट इनफ्लो है। इन केस ऑफ विच अ कंट्री इज सैड
be in balance of payment equilibrium, the current account deficit is financed entire by the international lending without any reserve movement. मीन्स कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, जब कोई भी कंट्री अपने करंट अकाउंट के डेफिसिट को फाइनेंस कर देगी बिना अपने रिजर्व को यूज किए। अगर उसने जितना उधार लिया था, जितना उसको घाटा था, उसको बिना गवर्नमेंट के रिजर्व को यूज़ किए अगर वो उस घाटे को कंपनसेट कर लेते हैं, दैट्स मीन क्या होगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अल्टरनेटिव, द कंट्री कुड यूज इट रिजर्व टू फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू बैलेंस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर वो रिजर्व को यूज करती है, दैट मीन क्या होगा कि वो लॉसेज अब कब कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि रिजर्व बैंक ने वो सेल किए रिजर्व्स, है ना, टू फॉरेन एक्सचेंज। व्हेन देयर इज ए डेफिसिट, उस टाइम भी क्या माना जाएगा, घाटा ही माना जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से घाटा लगा लो, चाहे तो रिजर्व के केस में लगा लो, चाहे वैसे ही हमारे कंट्री में, ये तो वही बात होगी, एक तो छुपी हुई चीज़ होगी, एक सामने से हो गई। ओके, घाटा तो घाटा ही होगा। दिस इज कॉल्ड द ऑफिशियल रिजर्व सेल्स। इसी को क्या कहा जाता है कि ऑफिशियली हमारे जितने भी रिजर्व हैं हमारी कंट्री के, उनको सेल आउट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है बीओटी, कि इंक्रीज कब माना जाएगा, कि हमारे जो जितने भी ऑफिशियल रिजर्व हैं वो इंक्रीज कब माने जाएंगे और डिक्रीज कब माने जाएंगे। अगर रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस। The basis premises is to that monetary authority are the ultimately financing any deficit in the balance of payment। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, डेफिसिट है, दैट मीन वो भी हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर सरप्लस है, दैट्स मीन वो इंक्रीज होंगे। ओके, अब बात करते हैं एंटोनिमस और अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड ऑटोनोमस, कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है एक कंट्री से रेस्ट कंट्री के अंदर, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन द ब्रिज ऑफ गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि वो जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो बिना किसी रीजन, किसी भी स्पेसिफिक रीजन के साथ की जाए, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप लाके, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गैप लाके। वैन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, तो क्या मानी जाती है कि वो स्टेट, जो बीओपी हमारी स्टेट का, जो बीओपी है हमारी कंट्री के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, वन रीजन कुड बी अर्न प्रॉफिट, एक रीजन होता है कि जिससे हम प्रॉफिट अर्न करें, दीज आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम इन द बीओपी, जो बीओपी की जो हमने क्राइटेरिया सेटअप किया है उससे अबव हो। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी सरप्लस या डेफिसिट इफ एंटोमस रिसीव्ड आर ग्रेटर, अगर जो ऑटोमस रिसिप्ट हैं वो ज़्यादा हैं देन ऑटोमस पेमेंट, किसके रिगार्डिंग, ऑटोमस पेमेंट के रिगार्डिंग, दैट्स मीन क्या होगा, वो सरप्लस होगा। अगर ये लेस है, दैट्स मीन क्या होगा, डेफिसिट होगा। ओके, मीन्स ऑटोनोमस रिसिप्ट ग्रेटर हैं किससे, ऑटोनोमस पेमेंट से, दैट्स मीन क्या है, ये सरप्लस होगा। अगर ये कम है, दैट्स मीन क्या होगा, डेफिसिट। ओके, अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन ट्रांसफर क्या होता है, जब कोई भी बीओपी का जो क्राइटेरिया, जो लाइन सेटअप की है उससे नीचे ट्रांजैक्शन की जाए। अदर हैंड आर डिटरमाइंड बाय द गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब किसके अंदर गैप लेके आए हैं, ऑटोनोमस के अंदर गैप नहीं आया था बीओपी के अंदर, यहाँ पे गैप आया है बीओपी के अंदर। सो दैट इज वेदर देयर इज ए डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसीलिए क्या होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए घाटा या फायदा होता है। इन अदर वर्ड, दे आर डिटरमाइंड बाय द नेट कॉन्सेसियस ऑफ द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन सिंस द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर मेड टू ब्रीच द गैप ऑफ बीओपी। अब इस केस के अंदर, क्योंकि ऑटोनोमस के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर गैप नहीं आता बीओपी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ब्रीज होता है गैप। दे आर सीन टू द अकोमोडेशन आइटम इन बीओपी ऑल अदर बीइंग ऑटोनोमस। अब किसके अगेंस्ट हो जाएगा, ये ऑटोनोमस के अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, ये थे हमारे ऑटोनोमस एंड द अकोमोडेशंस ट्रांजैक्शंस।
अब बात करते हैं कि एरर और ओमिशन क्या होती है। एरर होती है हमारी गलतियां, ओमिशन होती है हमारी भूल। दोनों का रिफ्लेक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। कोई नहीं कर सकता इतने अच्छे से क्लियरली, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मशीनरी वर्क भी इतना, क्योंकि वो भी तो बाय मैन ही किया जाता है। सो इतना परफेक्टली कोई चीज़ नहीं होती, उनके अंदर भी कोई भी एरर और ओमिशन हो ही जाती है। Thus, we have a third element of BOP apart from the current and capital account, that is called error and omission, which reflect this, जो किसको रिफ्लेक्ट करके चलती है, BOP को। ओके, सो ये थे आज के यहाँ क्लास के हमारे पॉइंट्स कुछ। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को लाइक ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।